हेलो गाइस, आज हमारा है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 14। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग कवर करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं आज। ठीक है ना? क्या पढ़ने वाले? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने उसके अंदर आपको एक लाइन बताई थी टेम्परेचर के अंदर। मैंने क्या बोला था? आपको बोला था ऑन ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज रेट कांस्टेंट नियरली डबल्स। अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं, तो जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो नियरली क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। सपोज करो मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर फिलहाल जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पर उसका रेट कांस्टेंट है के। मैंने क्या किया, मैंने उसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। 10 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही मैं 10 डिग्री सेल्सियस को से इंक्रीज करता हूँ, तो जो रेट कांस्टेंट क्या होता है, वो रेट कांस्टेंट होता है वो नियरली क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो यानी कि जो के था वो क्या हो जाएगा? 2k, है ना? ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, मैं फिर से इसको 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ। मैं इस बार कितना कर दूँ? 45 डिग्री सेल्सियस। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी कि 4k। मैं इसको फिर से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ, 55 डिग्री सेल्सियस। तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा इस बार? 8k। मैं फिर से इसको 65 कर दूं, 65 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस फिर से बढ़ा दूं, तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा 16k। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इसका मतलब क्या था लाइन का? अब जो ये डबल्स मैंने बोला ना, डबल्स, ये क्या है? ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है ये? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो बराबर होता है, यानी कि इज इक्वल टू होता है किसके? वो होता है इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट अपॉन रेट कांस्टेंट। जो नीचे वाला रेट कांस्टेंट है ये तो है टी टेम्परेचर पे, और जो ऊपर वाला रेट कांस्टेंट है वो है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर पर। ठीक है, और मैंने क्या बोला टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? डबल्स। तो कितना हो गया ये? 2। ठीक है ना? तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें निकाली जो मैंने आपको भी सिखाया। ठीक है, कि 10 डिग्री राइज पर क्या होता जाएगा आपका? जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो नियरली क्या हो जाएगा? डबल। किसी किसी रिएक्शन में बोल देता है नियरली 3 टाइम्स, ट्रिपल भी हो जाता है। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बोलता है, जनरली हम डबल मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक अप्रोक्सीमेशन बात हो गई, अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना गया। लेकिन एक्चुअल जो बताया गया वो किसने बताया? वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस। क्या था? अर्हेनियस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया, अपनी इक्वेशन दी, जिससे उन्होंने एक्यूरेटली बताया कि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट पर कैसे डिपेंड करता है। क्या इक्वेशन दी थी उन्होंने बताया था k इज इक्वल्स टू होता है a e टू की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये उन्होंने क्या दी? अपनी इक्वेशन दी। क्या है? ये है अर्हेनियस इक्वेशन। क्या है ये? अर्हेनियस इक्वेशन। अब इसमें k क्या है, a क्या है, आइए सब कुछ लिखते हैं एक एक करके। ठीक है, बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बोलते हैं कि के क्या है। आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, पीछे आपने चैप्टर में बहुत बार पढ़ लिया। रेट क्या, वो के क्या होता है? के होता है आपका रेट कांस्टेंट। के क्या होता है आपका? रेट कांस्टेंट। ए क्या है आपका? ए होता है आपका अर्हेनियस फैक्टर। क्या होता है? अर्हेनियस फैक्टर। अर्हेनियस फैक्टर, या इसी का एक नाम और होता है। क्या नाम होता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोला? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसलिए बोला क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माने कि ई से पहले आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और तीसरा नाम क्या होता है इसका? तीसरा थर्ड नेम होता है इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। थर्ड क्या होता है इसका नेम? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये तीनों नाम किसके हैं? एक है।
ए क्या है, अरेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। उसके बाद अगली टर्म क्या है, अगली टर्म है मेरे पास ई। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगली टर्म क्या थी, अगली टर्म थी ई ए। अगली टर्म थी ई ए। ई ए क्या होती है, ई ए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कैटलिस्ट, तो उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। जो ये ए लिखा होता है ना, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है छोटा, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक टर्म आई थी इसके अंदर, क्या एक टर्म थी अभी ऊपर, आर। आर क्या होता है, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। कितनी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या आप बोल सकते हो मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, और अगली टर्म थी इसके अंदर टेम्परेचर, टी। टी क्या होता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हमें किस में मेजर करना है, हमेशा किस में रखना है, केल्विन में। किस में रखना है, केल्विन में। तो ये बात क्या हो गई, ये बात हो गई कि ये के क्या होता है, ये अरेनियस इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें, किसका क्या मतलब है। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। इधर ध्यान देंगे सभी। एक्टिवेशन एनर्जी, पहले एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that required, the minimum amount of energy that required to occur a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो डेफिनेशन होगी, समझते हैं कि इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, मैं पहले आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ। एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने H2 लिया, हाइड्रोजन गैस ली, और उसको आयोडीन गैस के साथ मिलाया। जैसे ही मैं इसको आयोडीन गैस के साथ मिलाता हूँ तो क्या बनता है, ये बनता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या रहा है इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो आपका H2 का मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, ये I2 के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और इंटरेक्ट करके क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। किसकी फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, HI, इसके बीच में ऐसे होगा, इसके बीच में ऐसे होगा, इसके बीच में ऐसे होगा, और इसके बीच में। अभी ये मैंने डॉट डॉट क्या बनाया, हो क्या रहा है, इस H और इस I के बीच में, इस H और इस I के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर BF, बॉन्ड फॉर्मेशन। सेम एज इट इज इसमें भी क्या हो रहा है, इस H और इस I के बीच में भी क्या हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इस I और इस I के बीच में क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और इस H और इस H के बीच में भी क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग। जब ये रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ समय के लिए, कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ही क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, HI, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, समझ में आई कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट बोल दो आप, एक एक्टिवेटेड कुछ समय के लिए जो बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आइए ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ तो मैं क्या ले रहा हूँ, इस तरफ तो मैं ले रहा हूँ आपकी एनर्जी, ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रही है, एनर्जी ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रही है। इस तरफ मैं ले रहा हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, क्या ले रहा हूँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है। अब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा मेरे पास। तो ये मेरा एक रिएक्टेंट है आर, आर रिएक्टेंट। अब मैंने इस रिएक्टेंट को यहाँ क्यों बनाया, यहाँ, क्योंकि जब भी कोई रिएक्टेंट मेरे पास होगा उस रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ खुद की एक एनर्जी होगी। क्या होगी, खुद ना कुछ खुद की उसकी एनर्जी होगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, उस रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी। ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ये क्या है, ये एवरेज एनर्जी है, किसकी, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट की भी कुछ ना कुछ खुद की एनर्जी होगी, तो मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। जब बनेगा तो ये क्या है आपकी, ये है एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो आपकी कर्व आती है वो कुछ ऐसी आएगी। कर्व कैसी आती है, कर्व आती है आपकी कुछ ऐसे। ये क्या होता है यहाँ पर, ये होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, आपके पास एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। आपके पास एक रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस गैप को, इस गैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले गैप को, इस वाले गैप को ही बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को होना है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उस रिएक्शन की अपनी क्या होगी, एनर्जी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी ही चाहिए। अब उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंदर से मेरे पास रिएक्टेंट की क्या है, कुछ ना कुछ एवरेज एनर्जी है, पहले से ही रिएक्टेंट के पास है ये एवरेज एनर्जी, ये वाला गैप। अब मुझे जरूरत कितने की है, इतने वाले पार्ट की जरूरत है ना, इतनी एनर्जी की। तो इस एनर्जी को ही बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आएगी मेरी बात इतना, इस वाली एनर्जी को ही क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपका सम होती है एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का। ठीक है ना, या एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्शन का। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए या किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए हमारे पास होनी चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में और डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आपका कैटलिस्ट, तब उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल क्या आपको इतना समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ खुद की एनर्जी होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ एवरेज एनर्जी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसके बीच में एक एनर्जी का गैप होगा, इस एनर्जी के गैप को बोला जाता है, ये कौन सी एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। इतनी एनर्जी पहले से ही रिएक्टेंट के पास है, इतनी एनर्जी की कमी है, जरूरत है, तो इस एनर्जी को ही बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अकर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब अपने कंसेप्ट पे वापस चलते हैं। ये तो मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताया कि क्या होती है। वापस आते हैं अरेनियस इक्वेशन पे। अब ये अरेनियस इक्वेशन जो है आपकी, ये है k इज इक्वल्स टू ए e2 की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर ले पहले से ही, तो क्वेश्चन में आपको ईजी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो एक्टिवेशन वो सॉरी अरेनियस इक्वेशन क्या थी मेरे पास, अरेनियस इक्वेशन थी k इज इक्वल्स टू ए e2 की पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, आर टी। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड एल एन ले रहा हूँ, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या ले रहा हूँ मैं, एल एन ले रहा हूँ।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ln k इज इक्वल्स टू ln a मल्टीप्लाई में ये तो ई टू की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये वाली जो आपकी टर्म है, ये वाली टर्म आपकी क्या बन गई, ln a इंटू बी। और ln a इंटू बी को हम क्या लिखते थे, ln a प्लस ln b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e और e टू की पावर में क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ln a की पावर x, कुछ ऐसा ही तो बन गया। और इसको हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे x ln a, ये तो लिखते थे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अगली लाइन में, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, देखो ln k इज इक्वल्स टू ln a, ये आगे आ जाएगी टर्म तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा आर टी, और साथ में आ जाएगा ln e। और ln e की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ln e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन के आ गया, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर टी। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह यूज होगी, ग्राफ बनाने में भी यूज होगी वाली इक्वेशन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास ये ln आया, मुझे जो वैल्यू दी होती है वो log 10 बेस की दी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ln को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, log 10 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, log 10 बेस में। तो इक्वेशन क्या आई मेरे पास, इक्वेशन आई ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको ln को किस में कन्वर्ट करना है, log में, तो हम क्या करते हैं 2.303 log हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा आर टी। और अगले स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं इन सभी को 2.303 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ 2.303 से, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दे रहा हूँ 2.303 log a और अपॉन में आ जाएगा 2.303, ठीक है, माइनस ई ए, और इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ 2.303 आर टी। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 2.303 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा कुछ ऐसा, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन में आ जाएगा 2.303 आर टी, ये बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपके पास काम आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात इसमें। फॉर्मूला क्या बन गया आपका, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा आर टी। अब यहाँ से ग्राफ्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्राफ की। तो ग्राफ्स की बात करते हैं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ्स की बात करते हैं, ग्राफ्स ग्राफ्स ग्राफ नंबर 1 फर्स्ट। पहला ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ln k वर्सेस 1 अपॉन टी का, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो आपको पता है रिलेशन क्या निकल के आया था, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा आर टी। इसको कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ ln k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन में आर टी प्लस ln a। और इसको मैं कंपेयर करा रहा हूँ अपने जिस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये तो हो जाएगा आपका किस पर, y एक्सिस पर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट, और ये 1 अपॉन टी आपका क्या हो जाएगा x एक्सिस पर, और बचा हुआ क्या हो जाएगा स्लोप। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ग्राफ कैसे बनेगा, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ग्राफ बनेगा ऐसे, अरे सिंपल बना देते हैं ऐसे। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ln k ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन टी इस तरफ जाने पर इंक्रीज कर रहा है। आपका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं मैं बना रहा हूँ, और स्लोप नेगेटिव है तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ln a, और इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा r।
ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्राफ नंबर 1। ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 किस किस के बीच में हम लोग बनाते हैं, log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस 1/t। अब आपने ऊपर ध्यान से देखा होगा, अगर हमने ऊपर बनाया था ln k वर्सेस 1/t का, यहाँ पर बना रहे log k वर्सेस 1/t का, तो ग्राफ तो सेम रहेगा, बस स्लोप बदल जाती है। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, स्लोप क्या होगी, और आपकी यहाँ तो आ जाएगा आपका log k, ऊपर जाने पर क्या कर रहा है, इंक्रीज ऐसे है ना, इस तरफ, और ये हो जाएगा 1/t, इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ होगा यहीं से काटेगा ऐसे, y इंटरसेप्ट तो क्या हो जाएगा आपका इस बार log a, और जो आपकी ग्राफ की स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ई अपॉन में आ जाएगा 2.303 r, ये हो जाएगी आपकी इसकी स्लोप। समझ में आई मेरी बात इतनी, ये हो गए आपके दो ग्राफ। अब ये तो हो गया आपकी इक्वेशन, एक तो आई आपकी ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी, और एक आई आपकी log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा एट T1 टेम्परेचर योर रेट कांस्टेंट विल बी K1, T1 टेम्परेचर पर मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और T2 टेम्परेचर पर जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो है K2, ठीक है ना। तो आप मुझे रेशो बताओ, क्या बताओ आप मुझे, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रेशो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास T1 टेम्परेचर है तो उस पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर है तो उस पर रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो यहाँ से क्या मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, कैसे, अगर मुझे इसके लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा log K1 इज इक्वल्स टू K की जगह K1, क्या आ जाएगा यहाँ पर log A माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 R T1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे में इक्वेशन सेकंड बना लूंगा, क्या आएगी log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 R T2, इक्वेशन सेकंड, ये क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन सेकंड। आ रही है मेरी बात समझ में। और मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में से किसको माइनस कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 2 को, या 2 में से 1 को माइनस कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलो 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 में से 1 को माइनस कर लो, चलो 2 माइनस 1, तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका log K2 माइनस log K1, 2 में से 1 माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, 1 में से 2 भी माइनस कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 R T2, और इसमें से माइनस किसको करना है, इसमें से माइनस करेंगे किसको, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका log A माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 R T1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इससे अगली लाइन में जब आप जाएंगे तो इतना तो आपको पता ही है बेसिक, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या होगा, जो अंदर वाला माइनस है वो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ उसको प्लस, ठीक है। अगले स्टेप में आप खुद से लिख लेना। तो अब क्या होगा, यहाँ से इस log a से ये वाला log a कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका क्या बन गया, log a माइनस log b, और log a माइनस log b को हम क्या लिखते हैं, log a अपॉन b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि log K2 अपॉन में क्या आ जाएगा, log K2 अपॉन में आ जाएगा K1, log K2 अपॉन में क्या आ जाएगा K1, और इस वाली टर्म को तो मैं लिख रहा हूँ आगे, पॉजिटिव है ना, और इस वाली टर्म को मैं लिख रहा हूँ इसके पीछे, ठीक है ना, साइन को एडजस्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 R T1 माइनस ई ए
अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303 आर T2। और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद फाइनली आपका क्या बनेगा, ये बनेगा log K2 अपॉन में आ जाएगा K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में 2.303 आर ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हो गई आपकी इक्वेशन। कब, जब T1 टेम्परेचर दिया हो, रेट कांस्टेंट K1 हो, जब T2 टेम्परेचर दिया हो, रेट कांस्टेंट K2 हो। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक तरीके से और लिखी मिल सकती है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन में आ जाएगा 2.303 आर ब्रैकेट T2 माइनस T1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा T1 T2। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है ना, ऐसी भी लिखी मिल सकती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार लेक्चर को दोबारा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको एनसीईआरटी से रीड करेंगे जो भी आपकी बुक में दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस करेंगे।